आज हम पटकथा शीर्षक पर समीक्षा करेंगे, जो कि संसद से शरद तक 1972 में प्रकाशित कविता संग्रह में यह कविता संकलित है। देश की आज़ादी के बाद सत्ता परिवर्तन के लिए जो आपाधापी आपाधापी अवसरवादी और लूटमार शुरू हुई वह भारतीय इतिहास की अभूतपूर्व घटना थी। धूमिल विद्रोही कविता और विद्रोही पीढ़ी के प्रतिनिधि कवि हैं। उन्होंने चुस्त, सूक्तिपूरक, सूत्रबद्ध और व्यंग्यमय भाषा में युवा पीढ़ी के आकांक्षाओं, उम्मीदों और सपनों और संघर्षों को अभिव्यक्ति दी। प्रजातंत्र और उसके संचालकों के प्रति इस युवा पीढ़ी के मन में जो तीव्र घृणा, असंतोष और निराशा भरी हुई थी। स्वतंत्रता उत्तर युवा पीढ़ी का यह असंतोष और विद्रोह धूमिल की कविता का मूल तेवर है। ठीक, धूमिल की लंबी कविता स्वतंत्रता उत्तर भारत धूमिल की लंबी कविता स्वतंत्रता उत्तर भारत में घटित प्रहसन की पटकथा है। यह कविता स्वाधीनता आंदोलन के मूल्यों, आदर्शों, उम्मीदों और सपनों के साथ हमारे राजनेताओं ने जो विश्वासघात किया उसकी पूरी व्यथा कथा है। जनतंत्र के नाम पर जो प्रहसन आज तक चल रहा है उसकी पटकथा धूमिल अपनी इस लंबी कविता में लिखते हैं। व्यवस्था के प्रलोभनों और तिलिस्मा से बाहर आकर कभी आमजन से रूबरू होते हैं। वे आमजनों के लिए आज़ादी के जो मायने, मूल्य, वादे और सपने थे उस सपने थे उन सपने थे उसको समझने और पहचानते हैं। आज़ादी को लेकर उनके मन में उत्साह और उल्लास की भाव है। आज़ादी के साथ यह उम्मीद थी कि कोई बालक भूखा रहकर स्कूल नहीं जाएगा, कोई छत बारिश में नहीं टपकेगी, कोई आदमी लाचारी में नंगा नहीं रहेगा, कोई दवा के अभाव में घुट घुट कर नहीं मरेगा। हमने आज़ादी पा ली। ये उम्मीद और सपने बेहद लुभावने और सुहावने तो थे, पर सच्चे न थे। बार बार लोग इन सपनों को साकार करने की उम्मीद में लोकनायक नेहरू को चुनते रहे। बार बार पंचवर्षीय योजना आती रही, कहीं कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। यथास्थिति बनी रही। धीरे धीरे लोग नाउम्मीद होते गए, क्योंकि मौसम के बदलाव तो दूर, कोई मौसम ही न बचा था। हर तरफ सपनों का शमशान था। मुर्दा शांति की दमघोटू सन्नाटा था। कहीं कहीं अमीरी की टापू थे, जिन्हें घोर गरीबी और जहालत के बीच देखना बड़ा डरावना था। वह लिखते हैं, मैं इंतजार किया, अब कोई बच्चा भूखा रहकर स्कूल नहीं जाएगा, अब कोई छत बारिश में नहीं टपकेगी। ऐसे नाउम्मीद और नामुराद समय में चीन ने मजबूर, कमजोर और बीमार भारत को सरेआम पीटा। कहीं कोई विरोध नहीं हुआ, क्योंकि हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक हमारा देश ठंडी राख बन चुका था। वह नफरत साजिश और अ, वह नफरत साजिश और अंधेर गर्दी का शिकार था। जनता नहीं थी, वह एक ऐसी भेंट थी जो दूसरे द्वारा पेट भरने और बदन गर्म करने के लिए इस्तेमाल की जा रही थी। उन्होंने लिखा है, उसको समझा दिया गया कि यहाँ ऐसा जनमत जनतंत्र है जिसमें जिंदा रहने के लिए घोड़े और घास के एक जैसी घुट है। देश में हर ओर अराजकता और अव्यवस्था का आलम था।
हर आदमी घोर संघर्ष और आत्मजीविता में लिप्त हो गए। भाईचारा और भोलापन अतीत की बात हो गई। धूमिल का कहना है कि ऐसे समय में बुद्धिजीवी वर्ग अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकती थी। देश में हर ओर अराजकता और अव्यवस्था का आलम था। हर आदमी घोर संघर्ष और आत्मजीविता में लिप्त हो गया। भाईचारा और भोलापन अतीत की बात हो गई। धूमिल का कहना है कि ऐसे समय में बुद्धिजीवी वर्ग अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती थी, मगर उन्होंने खुद को और देश को एक बार फिर छला। ऐसे विकराल समय में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे एकाध नेता जरूर धूमकेतु की तरह दृष्टिपटल पर नजर आए, जिन्होंने गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया। उन्होंने बताया कि देश में ज्यादातर समस्याएं का जड़ कांग्रेस का वर्चस्व है। धूमिल यहाँ यह भी बताना चाहता है कि जंगल को जंगल की भाषा में ही जवाब दिया जा सकता है। इसके लिए संकल्पबद्ध और संघर्ष के लिए सन्नद्ध होने की जरूरत है। व्यवस्था के खिलाफ इस मुहिम में कोई अकेला नहीं है। भारत देश में बुद्धिजीवी जनमत इस तुच्छ लालच के शिकार हो गए। फिर भी धूमिल को जनता से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि वे उनकी मजबूरी को समझते हैं और मानते हैं कि वे अपने हैं और उन्हीं के आंखों में भविष्य के सुंदरतम सपने हैं। कभी कभी धूमिल की उम्मीद धूमिल पड़ने लगती है और उन्हें लगता है कि सत्ता परिवर्तन के बावजूद कहीं कोई बड़ा बदलाव नहीं है, बस छोटे मोटे बदलाव हुए हैं। अब कुछ नए लोग नहले पर दहला बन गए हैं और पहले से थोड़ा ज्यादा झुककर और मुस्कुराकर जनता के सामने आने लगे हैं। वे लिखते हैं, मैं रोज देखता हूं कि व्यवस्था की मशीन का एक पुर्जा गर्म होकर अलग छिटक गया है और ठंडा होते ही फिर कुर्सी से चिपक गया है। धूमिल एक बेहतर भविष्य समता मूलक और न्यायपूर्ण समाज चाहते हैं, लेकिन उन्हें वर्तमान समाज और सत्ता व्यवस्था से कोई उम्मीद नहीं। इसी कारण व्यवस्था पर जनमत कुंठाधार करते हैं। वे जानते हैं कि फिलहाल वे इस व्यवस्था को बदल नहीं सकते, इसीलिए वे इसके नग्नतम रूप को अभिव्यक्त करते हैं। पटकथा कविता व्यवस्था की नग्नतम और क्रूरता पर प्रहार करती है, कह सकते हैं। पटकथा सत्ता के हर तरफ के चरित्र में धूमिल ने खुला प्रहार किया है। लेकिन ये कविता अंततः साधारण मेहनतकश जनता की पक्षधर हैं।